हे गाइस, दिस इज स्पीड टाइगर, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ शुरू करने जा रहा हूं डार्क एवेंजर्स की सीरीज को। ये सीरीज हम ऑलरेडी अपने चैनल पे लेके चल रहे थे एक ऑन गोइंग सीरीज की तरह, जिसको हमने डार्क रेन के इवेंट्स में देखा था। लेकिन अब जो है डार्क एवेंजर्स की सीरीज सीज का हमारा टाई इन बनते हुए नजर आएगी और आपको पता चलेगा कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज सेंट्री के कैरेक्टर के हवाले से, ऑसबॉर्न के कैरेक्टर के हवाले से और डार्क एवेंजर्स के कैरेक्टर्स के हवाले से कि उन सब के बीच आखिरकार क्या चल रहा है और किस तरह से ये सारी की सारी बातें मिलने के बाद वो लोग सीज के इवेंट के अंदर एंटर होंगे। तो अभी तक मैं समझता हूँ कि हमारा सीज का पहला इशू अभी तक मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया है, लेकिन ये स्टोरीज जो है टाई इन है और सीज के इवेंट से पहले शेयर करना जरूरी है, तभी आपको स्टोरीज की डिटेल पता चल पाएंगे और जब मेन इवेंट आपके सामने आएगा तो आप उसको अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। सो गाइस, चलिए बिना किसी और बात किए हम आज जो है डार्क एवेंजर्स के इशू नंबर 13 को अपने चैनल पे शेयर करने वाले हैं। और इस तरह हमारे पास डार्क एवेंजर्स की कुछ और भी टाई-इन्स हैं सीज के इवेंट को शुरू करने से पहले। तो चलिए बिना किसी और बात के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. कहानी की शुरुआत सिरसा से होती है जो है 1600 BC में, जहां हम देखते हैं कि एक आदमी लोगों से बोल रहा होता है कि लॉर्ड ने कल रात मुझसे बात करी और उन्होंने मुझसे कहा है मैं एक और प्लाग को लेकर आऊंगा फोरा ऑफ इजिप्ट के ऊपर। हर एक दरवाजे को जो है लैम गोट के खून से रंग दो, ताकि जब मैं यहाँ से गुजरूं तो मुझे पता चल जाए कि कौन मेरे मानने वाले हैं और उनके ऊपर मैं अपना कहर न बरसाऊं। और उसके बाद ही सिर्फ तभी जाके जो है ये सारा का सारा कहर बरसना हमारे ऊपर से खत्म होगा और तभी जाके जो है वो हमारे फर्स्ट बॉर्न बच्चों को छोड़ देंगे। तब तक के लिए जो भी बच्चा सबसे पहला पैदा होगा किसी भी खानदान के अंदर उसको मरना ही होगा, चाहे वो बच्चा किसी फौरा का हो या किसी गुलाम का क्यों ना हो। और तभी जाके तुम्हें इस बात के बारे में पता चल पाएगा कि सिर्फ एक ही खुदा है। और इस तरह हम देखते हैं कि उस गांव के ऊपर एक डार्कनेस ऊपर छाई हुई होती है। हम यहाँ से शिफ्ट होते हैं 2 महीने पहले और ये जो है चीज़ आप ऑलरेडी जो है डार्क एवेंजर्स की सीरीज में देख चुके हैं, लेकिन मैं आपको साथ शेयर करना चाहूँगा यहाँ पे कि जब ऑसबॉर्न जो है सेंट्री को डार्क एवेंजर्स की टीम में शामिल कर रहा होता है तो उसको काफ़ी ज़्यादा मक्खन पॉलिश लगाता है और उसकी काफ़ी खातिरदारी कर रहा होता है और कहता है कि इससे पहले तुम्हें किसी ने समझने की कोशिश नहीं करी जैसे मैं तुम्हें समझ रहा हूँ। बिलीव मी रॉबर्ट, तुम जिस रास्ते पे चल रहे हो उस रास्ते पे मैं काफ़ी टाइम चल चुका हूँ, ये काफ़ी टफ रास्ता है। कुछ चीज़ें हमारे साथ होती हैं लेकिन ये वर्थ इट होती हैं आखिर में। विक्टोरिया, दिस इज ऑसबॉर्न, मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पे जो है 5 लोगों के लिए बर्गर और फ्राइज को मंगवा लो। हाँ, हर एक के लिए चीज़ बर्गर, शेक्स, फ्राइज, बेकन बर्गर्स, ओनियन ड्रिंक्स, जो कुछ भी तुम ऑर्डर कर सकती हो उनके पास जो कुछ भी है सब मंगवा लो। क्या मतलब? नहीं, मैं कोई जोक नहीं कर रहा हूँ, वाकई में मैं चाहता हूँ आज पार्टी देना सबको। और वहीं से ऑसबॉर्न उसको उठाता है सेंट्री को और कहता है कि 5 लोग जो है बर्गर लेकर आ रहे हैं, तुम आज हैप्पीनेस के अंदर झूमने वाले हो। तो सेंट्री बोलता है कि थैंक यू, तुमने जो कुछ भी करा सबके लिए। देखो लिसन, इसके अलावा कुछ और भी है जो मैं तुमसे शेयर करना चाहूँगा। मुझे लगता है कि तुम्हें ये सुन के काफ़ी ज़्यादा खुशी होगी। जैसे कि मैंने तुमसे कहा कि तुम्हारी फाइल जो है वो काफ़ी थॉरो फाइल थी और यहाँ विजिट करने से पहले मैंने तुम्हारी फाइल को काफ़ी थॉरोली पढ़ा भी था और हर एक बारी बारी चीज़ों के ऊपर नज़र रखी थी। और उस फाइल के अंदर एक आदमी का जिक्र था जिसको द प्रोफेसर के नाम से वहाँ पे बुलाया जा रहा था। तो वहीं पर सेंट्री की एकदम आगे खुल जाती है और कहता है द व्हाट, वो प्रोफेसर? और हम देखते हैं कि ऑसबॉर्न यहाँ पे उसको एक छोटा सा फॉर्मूला निकाल के देता है किसी चीज़ का। और ऑसबॉर्न बोलता है कि मैं तुम्हें बस इतना ही बताना चाहूँगा कि जब वो आदमी मरा था तो उसने मरने से पहले इस बात को रियलाइज़ कर लिया था कि तुम उसका सबसे ग्रेटेस्ट अचीवमेंट हो, तुम उसके किसी किस्म के साइंटिफिक मिरेकल थे। तो इसे सेंट्री बोलता है क्या ये वही सिरम है जिसके जरिए मुझे मेरी शक्तियाँ मिली थी? तो ऑसबॉर्न बोलता है कि हाँ ये वही है। तो सेंट्री बोलता है क्या ये मेरे लिए लेकर आए हो? तो कहता है हाँ ये तुम्हारे लिए ही है और तुम्हारे अलावा किसके लिए मैं लेकर आऊँगा, क्योंकि इस सिरम की खास बात यह है कि ये तुम्हारे अलावा किसी और के ऊपर, इस पूरी दुनिया के ऊपर कोई काम नहीं करता, ये सिर्फ तुम्हारे लिए है। तुम एक तरह से कैप्टन अमेरिका हो, वो तुम्हें अलग बनाता है। तो इसे सेंट्री काफ़ी ज़्यादा खुश होता है उस सिरम को देख के और बोलता है कि ओ माय गॉड। और अगर आपको सेंट्री के बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा भी पता है, अगर आपने सेंट्री का वॉल्यूम 2 मेरे चैनल पे देखा है तो आप जानते हैं कि ये सिरम ही है जिसकी वजह से सेंट्री और वॉइड का कनेक्शन बना रहता है। इस सिरम को लेने की वजह से वो उसका एडिक्ट हो गया था, जिस वजह से वो ईविल बन गया था। और वहीं से ऑसबॉर्न बोलता है कि ये तुम अपने पास रखो और अगर तुम्हें इसके अलावा चाहिए हो तो वो मैं तुम्हें दे सकता हूँ जितना तुम्हारा दिल चाहेगा। मेरे पास लोग हैं टॉप मैन जो कि सिर्फ इसी चीज़ के लिए काम कर रहे हैं और इस बात को मेक श्योर करेंगे कि तुम्हें जब जब इसकी ज़रूरत हो तो तुम्हें ये मिल सके। मैंने इसके लिए एक सुपर सीक्रेट लेबोरेटरी बनाई है जहाँ पे ये सारा का सारा काम किया जा सके और मैं अपने गोल्डन एवेंजर को खुश रख सकूँ। टोनी स्टार्क भी तुम्हारे लिए कर सकता था आसानी से, लेकिन वो तुम्हारे बारे में बहुत ही गलत था।
वहीं से सेंट्री सिरम को खोलता है और ऑसबॉर्न बोलता है कि हाँ हाँ इसको पियो। और हम देख रहे हैं कि यहाँ पे दरअसल असल वजह ये थी कि सेंट्री जिस वजह से डार्क एवेंजर्स की टीम के अंदर था, क्योंकि आप में से मुझसे बहुत सारे लोग ये सवाल कर रहे थे कि सेंट्री एक अच्छा आदमी था तो उसको ऑसबॉर्न की टीम में कैसे लिया गया। तो ऑसबॉर्न ने उसकी कमजोरी पकड़ ली, मतलब वो सुपर सीरम जिसकी वजह से वो सेंट्री बना था। और आपको पता है कि सेंट्री जो है इस सीरम का एडिक्ट हो गया था और इससे इसने बहुत मुश्किल से अपनी जान छुड़वाई थी और तभी ये अपने काबू में था और अच्छा इंसान बना हुआ था। लेकिन ऑसबॉर्न ने उसको उसी सीरम की आदत दोबारा से लगा दी है, और क्योंकि एक बार उसने जो नशा उसको दे दिया है और उसने उससे ये बात भी कही है कि अगर उसको उसकी और ज़रूरत होगी तो वो उसको प्रोवाइड करता रहेगा। तो सिर्फ एक यही सबसे बड़ी मेन वजह है कि ऑसबॉर्न की टीम में सेंट्री शामिल हुआ है और उसका इतना वफादार है। और इस तरह हम देखते हैं कि सेंट्री वहाँ पे उस सीरम को पीता है और उसके अंदर से एक अजीब व गरीब एनर्जी निकलना शुरू होती है। और वहाँ लेटी उसकी वाइफ लिंडी जो है वो ये सारी की सारी चीज़ें देख रही होती है और सेंट्री की आवाज़ एकदम चेंज हो जाती है और वो बोलता है ओह माय। तो ऑसबॉर्न बोलता है कि क्या हुआ, सब कुछ ठीक है? तो सेंट्री बोलता है कि मुझे इसकी काफ़ी वक्त से ज़रूरत थी। हाँ हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ मिस्टर ऑसबॉर्न, क्लियरली मैं इस वक्त आपका कर्जदार हो चुका हूँ, आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। तो ऑसबॉर्न बोलता है कि हाँ वाकई में तुम ठीक कह रहे हो, अब तुम मेरे मकरूज हो गए हो, तो पता है इसके जरिए तुम मेरे क्या बनते हो? तो सेंट्री बोलता है कि क्या, मैं आपका क्या हूँ? तो वहीं से ऑसबॉर्न उसके गले में हाथ डालता है और बोलता है कि अब से तुम मेरा एक सीक्रेट वेपन हो। और इसी तरह हमने देखा कि किस तरह से ऑसबॉर्न ने सेंट्री को अपने हाथ में कर लिया, अपने वश में कर लिया है और अपनी उंगलियों पर नचा रहा है अपना सीक्रेट वेपन बना के। लेकिन यहीं से हम 3 दिन पहले शिफ्ट होते हैं और ये कहानी भी हम ऑलरेडी एक बार देख चुके हैं, वहाँ जहाँ पे हम देखते हैं कि लिंडी जो है मार्वल बॉय की गन चुराती है और एवेंजर्स टावर के अंदर आके सेंट्री को जान से मारने की कोशिश करती है। और वहीं से जो उसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्लॉक होता है वो बोलता है कि लिंडी ये तुमने क्या किया है? तो वहीं से लिंडी बोलती है ओ लॉर्ड ये मैंने कर दिया, हाँ मैंने उसको आज़ाद कर दिया, मैंने बिल्कुल ठीक किया है, ये सब कुछ खत्म हो गया है। तो वहीं से क्लॉक बोलता है कि मास्टर रेनॉल्ड्स वो एक्सपायर हो चुके हैं। तो वहीं से लिंडी बोलती है क्या क्लॉक तुम ये सब चीज़ें रिकॉर्ड कर रहे हो? तो कहता है हाँ मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये मेरे प्रोग्राम का फंक्शन इसी तरह से किया गया है कि मैं हर चीज़ को रिकॉर्ड करूँ। तो कहती है ठीक है अगर तुम रिकॉर्ड कर रहे हो तो उसको रिकॉर्ड ही करते रहो, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे रिकॉर्ड करो, मैं कुछ बताना चाहती हूँ, मैं लोगों के साथ कुछ चीज़ें शेयर करना चाहती हूँ, मैं लोगों को इस बारे में बताना चाहती हूँ क्या वो जानते हैं वाकई में कि वो सबसे पहले सेंट्री बना किस तरह से था। तो वहीं से हम देखते हैं कि क्लॉक एक होलोग्राम खोलता है और बताता है कि रॉबी ने जो है सबसे पहले सीक्रेट फार्मूला डिस्कवर किया था प्रोफेसर का और उसी के जरिए उसको सारी की सारी शक्तियां मिली थी। और ये वही ओरिजिन है जो कि हम अब तक सेंट्री की सीरीज में देखते हुए आ रहे हैं और इसके बारे में आप में से जो चैनल में मेरे मौजूद हैं वो सब जानते ही होंगे। लेकिन वहीं पे लिंडी बोलती है कि नहीं, मैं उस क्रैब की बात नहीं कर रही हूँ जो कि पब्लिक के साथ बेचा गया है, जो स्टोरी बनाई गई है, मैं यहाँ पे असली स्टोरी की बात कर रही हूँ। और इस तरह बेसिकली लिंडी हमें जो है सेंट्री का असल एक ओरिजिन सुनाने जा रही है आज। क्या तुम जानते हो कि रॉबर्ट सबसे पहले उस लैब के अंदर पहुंचा कैसे था? वो उस जगह के अंदर उसने घुसने की हिम्मत कैसे करी थी? वो उस बारे में जानता भी नहीं था। वो उस लैब के अंदर इसीलिए घुसा था क्योंकि वो ड्रग्स ढूंढ रहा था। उसका ड्रग्स जो था वो खत्म हो चुका था, उसको कहीं नहीं मिल रहा था। तो उसने सोचा कि इस लैब के अंदर शायद उसको कुछ मिल सके, क्योंकि वो एक एडिक्ट था, वो एक जंकी था। एंड गेस व्हाट, एक जंकी जब उसका नशा टूट रहा होता है तो वो क्या करता है? वो कुछ भी ट्राई करने की कोशिश करता है। और इसी तरह एक्सीडेंटली उसने उस अल्टीमेट ड्रग को जो है डिस्कवर कर लिया जो कि उनके लैब में रखा हुआ था। ये एक अल्टीमेट हाई था। उसने उस चीज़ को तलाश कर लिया जिसको कहा जाता था सिरम। उसको इस बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था कि वो क्या चीज़ है और उससे क्या क्या हो सकता है, लेकिन उसने बिना कुछ सोचे समझे उस सिरम को पी लिया था। और वहीं पर हम देखते हैं कि रॉबर्ट वहाँ पे उस सिरम को पी रहा होता है तो उसके साथ एक और बेवड़ा वहाँ पे मौजूद होता है, चर्सी, जो कहता है कि मुझे भी पिलाओ। तो कहता है कि नहीं मैं इसको सिर्फ अकेले ही पीऊंगा। और इस तरह हम देखते हैं कि रॉबर्ट वहाँ पे उस पूरे के पूरे सिरम को वहाँ पे पी जाता है। और वहीं पे लिंडी में बताती है कि वो सिरम जो था वो अनटेस्टेड था, उसको अभी तक किसी के ऊपर भी टेस्ट नहीं किया था, किसी को उसके रिजल्ट के बारे में नहीं पता था। क्या वो उस बारे में जानता था? क्या वो उस बारे में जानना चाहता था? मुझे ऐसा नहीं लगता। वो किस चीज़ के अंदर बदल गया? आखिरकार पावर ऑफ 1000 एक्सप्लोडिंग सन्स होती क्या है? आखिरकार ये सेंट्री है क्या चीज़? और इस तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे रॉबर्ट उस सीरम को जैसे ही पीता है तो वो ओवरडोज हो जाता है और वहाँ पे गिर जाता है। इतनी देर में हम देखते हैं कि वहाँ पे पुलिस वाले आ जाते हैं और कहते हैं कि हैंड्स इन दी एयर, हमारे पास एक ब्रेक इन है, बैकअप को यहाँ पे फौरन भेजा जाए। और हम देखते हैं कि वहाँ पे उसका साथी बोलता है कि ओ मैन अब तो हम फंस गए हैं। लेकिन वहीं पे हम देखते हैं कि जैसे ही वो सीरम पीता है तो सेंट्री की जो शक्तियाँ वो जागना शुरू होती हैं और वहाँ पे उस बिल्डिंग के अंदर एक जोरदार धमाका होता है। और वो बताती है लिंडी, तुम जानते हो इस बात को? तुम सच में जानते हो कि सबसे बड़ा अब तक का सीक्रेट क्या है सेंट्री का? कि उसने उस सीरम को सिर्फ एक बार नहीं लिया था, क्योंकि एक बार अगर उसको कोई चीज़ हो जाए तो उसको एक्सीडेंट कहा जाता है। अगर एक बार कोई गलती हो जाए तो मान लिया जाता है कि वो बच्चा था, उससे गलती हो गई, लेकिन उसने ऐसा नहीं करा। और इस तरह हम देखते हैं जब वो लैब बर्बाद हो चुकी होती है तो वहाँ पे प्रोफेसर आते हैं और उन प्रोफेसर के पास एक आदमी आके बोलता है कि सर ये आपकी लैब थी। तो उस प्रोफेसर वहाँ काफ़ी अफसोस में होते और कहते हैं कि हाँ ये मेरी ज़िंदगी भर का काम था, लेकिन अब सब खत्म हो चुका है। तो वहीं से वो बोलता है कि आप इसको फिक्स कर सकते हैं? तो वहीं से वो बोलता है कि आई गेस अब मुझे ही इसको फिक्स करना होगा। और हम देखते हैं कि वहाँ पे प्रोफेसर के पास कोई और नहीं बल्कि रॉबर्ट रेनॉल्ड्स होता है, जो कि अपनी बहुत ही बुरी हालत में यहाँ पे इस वक्त मौजूद है। और लिंडी बताती है कि सीक्रेट सबसे बड़ा सेंट्री का यही है, एक बार अगर एक चर्सी को किसी चर्च का नशा लग जाए तो वो क्या करता है? वो बार बार उस नशे को ढूंढने की कोशिश करता है। और इस तरह हम देखते हैं कि सेंट्री प्रोफेसर से बोलता है क्या आप उसको मेरे लिए और बना सकते हैं?
और उसने उस सीरम को बनवाने के लिए प्रोफेसर से हर वो कोशिश कर ली जिसको उसकी ज़रूरत थी उस सीरम को हासिल करने के लिए। उसने उनके साथ ज़बरदस्ती करी है कैसे भी, लेकिन उनसे वो सीरम ज़रूर बनवाया। क्या तुम्हें अब लग रहा है कि वाकई में ये किसी किस्म की सुपर हीरो ओरिजिन स्टोरी है? नहीं ना, मैंने सही कहा, क्योंकि ये किसी किस्म के सुपर हीरो के ओरिजिन ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो मुझे बताओ कि तुम्हें किस तरह का ओरिजिन लग रहा है? एग्जैक्टली जो तुम इस वक्त सोच रहे हो ये बिल्कुल उसी तरह का ओरिजिन है। इसमें मेरी भी गलती है कि मैंने इतने टाइम तक इन सारी चीज़ों को छुपा के रखा। मैंने इस बात पे कन्विंस थी कि मैं एक सुपरमैन से शादी कर रही हूँ और इसके जरिए मैं काफ़ी खुश थी कि मेरा बॉयफ्रेंड एक गोल्डन गॉड है, मेरा हस्बैंड एक सुपर हीरो, उसके पास शक्ति है, वो स्टॉर्म से लड़ सकता है, वो बिजली गड़का सकता है, वो सब कुछ कर सकता है। रीड रिचर्ड हमारी शादी के अंदर आए थे, इस तरह के बड़े बड़े हीरोज़ ने हमें जो है सम्मान दिया था और मेरे लिए ये सब कुछ बहुत था। मैं इस बात से कन्विंस हो गई थी कि वो शायद एक सुपर हीरो है। लेकिन मैं इतने सालों तक जो उसके साथ सोई हूँ, मैं हमेशा अपने दिल में झूठ लेके सोई हूँ। मुझे पता था कि सच्चाई क्या है, लेकिन मैं फिर भी उस सच्चाई को इनकार करती रही। मेरे दिल में आज तक यही सवाल चल रहा था कि आखिरकार ये सारी शक्ति आती कहाँ से, ये पावर एक्चुअली में आती कहाँ से है, ये सीरम एक्चुअली ऐसा करता क्या है जो इंसान इतना ज़्यादा शक्तिशाली हो जाता है? क्या ये डीएनए को ब्रेक डाउन कर देता है? ये इंसान को एक नेक्स्ट स्टेप के ऊपर ले जाता है? क्या वो एक गॉड बन चुका है? क्या वो अब एक ह्यूमन भी है? क्या उसको किसी चीज़ ने पोसेस कर लिया है? और मोस्ट इंपॉर्टेंटली मैं ये सोचती हूँ कि ये सब होने के बाद इस सब की क्या कीमत होने वाली है? ये वो सारे सवाल हैं जो मेरे दिल में हैं, मैंने लेकिन कभी किसी से पूछे नहीं, क्योंकि मैं इनके जवाब जानना ही नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने कभी ये सवाल निकाले ही नहीं। लेकिन एक दिन एक रात जब हम बिस्तर पे लेटे हुए थे तो उसने मुझे मेरा हाथ पकड़ा और उसने मुझे अपने सारे गुनाह बताए। उसने मेरे सामने कन्फेस करा कि उसकी सच्चाई क्या है, रॉबर्ट रेनॉल्ड्स की सच्चाई क्या है, और उसने अपने सारे गुनाह मेरे सामने पेश कर दिए। वो वाली बातें नहीं जो कि कॉमिक बुक ट्रूथ है, बल्कि वो बातें जो मैंने उसके कान से सुनी है वो बिल्कुल सच था। उसने मुझे बताया कि किस तरह से वो एक जंकी हुआ करता था, वो नशे के अंदर था, और उसने मुझे सारी असलियत बताई। वो सच जो ऑसबॉर्न को पता है, वो सच जो कि शायद टोनी स्टार्क को भी मुझसे पहले पता था। और तब मैं उस बिस्तर पे लेट के इस बात को रियलाइज़ कर रही थी कि मैंने जिस आदमी से शादी करी है, मतलब मैंने शादी एक गॉड से नहीं करी बल्कि ऑनेस्ट टू गॉड मॉन्स्टर से करी है। मैंने एक ड्रग एडिक्ट से शादी करी है, मैंने एक मेंटली इल मर्डरिंग मॉन्स्टर से शादी करी है, जो अपने सारे के सारे गुनाह जो है बूगी मैन के ऊपर डाल देता है कि ये वो नहीं कर रहा बल्कि उसकी परछाई वॉइड कर रही है। लेकिन ये चीज़ें कोई सेंस नहीं बनाती हैं। और इस तरह लिंडी में बताती है कि वो शायद उस तरह से ड्रेसअप ज़रूर करता है, वो शायद दिखता उनकी तरह बिल्कुल है। वो लोगों को ये बात रियलाइज़ भी कराता है कि वो एक सुपर हीरो को देख रहे हैं, वो लोगों को रियलाइज़ कराता है कि वो समथिंग स्पेशल है, वो एक ऐसा आदमी है जिसको स्पेशल किस्म की शक्तियाँ दी गई हैं और उसको वील करने के वो काबिल है, वो उसको कंट्रोल कर सकता है। लेकिन सच्चाई ये नहीं है, वो इंसान जो है वो मिलियंस में एक ही होता है। हो सकता है कि बॉब अपनी सारी गलतियां किसी और इंसान के ऊपर डालता हो, लेकिन वो कभी भी वो इंसान नहीं था जो इन शक्तियों के काबिल था। वो कभी भी कैप्टन अमेरिका नहीं था, क्योंकि सिर्फ कैप्टन अमेरिका ही असली कैप्टन अमेरिका है। और यही चीज़ कैप्टन अमेरिका को कैप्टन अमेरिका बनाती है कि उनसे जैसा ऑनेस्ट इंसान आज तक कोई है नहीं, और इसलिए जो शक्ति उनके पास है वो उसके काबिल है। लेकिन बॉब इन सारी शक्तियों के लिए कभी वो इंसान था ही नहीं जो उसको मिल गई हैं। इन शक्तियों के लिए किसी और को चूज़ किया जाने वाला था। लेकिन फिर मैंने इस बात को भी रियलाइज़ करा कि वो तो एक एडिक्ट था ना, और एक एडिक्ट तो एडिक्ट वाली ही हरकतें करेगा। लेकिन इंस्टेड ऑफ ड्रग्स अब वो पावर का एडिक्ट बन गया है, अब वो सेंट्री का एडिक्ट बन गया है। इस एडिक्शन को अच्छी तरह से भी हमें सामने पेश किया है। उसने अपनी शक्तियों के ऊपर काफ़ी हद तक कंट्रोल भी रखा है जैसे दूसरे लोग रखते हैं। तो इसलिए मेरे ख्याल से तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब मिल ही गया होगा कि कौन सेंट्री है और कौन वॉइड है। इसका आसान सा जवाब ये है कि जब किसी ऐसे इंसान को वो शक्तियाँ मिल जाएं जो वो डिज़र्व नहीं करता है, तो फिर इसी तरह का इंसान हमारे सामने आता है, यानी सेंट्री और वॉइड जैसा। और कहती है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इन सारी चीज़ों को कैसे मैं पुट टुगेदर करूँ, लेकिन ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अमेजिंग है अगर इनके बारे में सोचा जाए। मेरे पास एक थ्योरी है। मुझे ऐसा लगता है कि बॉब ने जब एक्सीडेंटली उस सीरम को पिया, उस ड्रग्स को अपने अंदर लिया, तो उसने किसी चीज़ का रास्ता खोल दिया, मतलब समथिंग, कोई ऐसी चीज़ जो कि एक बहुत ही बड़े पार्ट का हिस्सा है और हमें उसके बारे में अभी तक पता नहीं है। हो सकता है कि उसने एक ऐसा दरवाज़ा खोल दिया जहाँ से वो सारी की सारी एनर्जी आ रही है। हो सकता है कि वो एक बिब्लिकल प्रोपोर्शन हो, जैसे मोसेस, जीसस, या उनमें से किसी एक की पावर्स इसके पास आ गई हों। ये सारी की सारी शक्ति आती कहाँ से, ये इसके पास पहुँची कहाँ से, रियली इसका जवाब मुझे आज तक नहीं मिला है। और यहीं पर हम देखते हैं कि लिंडी काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज है कि आखिरकार उसके पास ये शक्तियाँ हैं, इसका सोर्स क्या है। और ये बात आज तक हमें भी समझ में नहीं है कि सिर्फ एक सीरम पीने की वजह से सेंट्री इतना ज़्यादा शक्तिशाली कैसे हो गया है। लिंडी को ऐसा लग रहा है कि इसके पीछे कोई ना कोई राज ज़रूर है, कोई ना कोई ऐसी चीज़ है, कोई ना कोई मिस्टिक फोर्स है जो सेंट्री को पावर्स देती है। और वो कहती है कि मैंने सिर्फ संडे का स्कूल पढ़ा, इसलिए मैं इस बारे में ज़्यादा सोचती नहीं और ना ही किसी से बात करती हूँ। लेकिन जो लोग जिनके पास शक्तियाँ होती है वो दूसरों को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, वो अपने आप को सेक्रीफाइस कर देते हैं। लेकिन इसके अंदर क्या डिफरेंस एग्जैक्टली मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मुझे तो उसको जो है अपनी वेडिंग नाइट वाले दिन ही मार देना चाहिए था। लेकिन वहीं से लिंडी की आवाज़ आती है, ऑब्वियसली मैंने तुमसे ऐसा एक्सपेक्ट नहीं करा था। सुन के काफ़ी दुख हुआ। और इस तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे सेंट्री दोबारा जिंदा हो जाता है, और इस बार सेंट्री नहीं जिंदा हुआ है बल्कि वॉइड जिंदा हुआ है, और वो अपने खतरनाक किस्म के चेहरे के साथ बोलता है। ये सारी बातें सुन के तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैंने इस शादी के अंदर कुछ ज़्यादा ही जान लगा दी जितनी मुझे लगानी नहीं चाहिए थी। तो लिंडी बोलती है, ओ गॉड आखिरकार तुम क्या चीज़ हो। तो वहीं से वो बोलता है कि मैं हूँ गैलेक्टस, डिवाइवर ऑफ द वर्ल्ड्स। लेकिन लिंडी बोलती है कि नहीं। तो वहीं से सेंट्री बोलता है, ओ लिंडी नहीं रुक जाओ,
लेकिन हम देखते हैं कि लिंडी जो है वो गन उठाती है और बोलती है वो नहीं, और वो अपने आप को शूट करने लगती है। लेकिन वो बोलता है कि नहीं नहीं, इतनी जल्दी भी क्या है लिंडी, इस शादी से मैं तुम्हें इतनी आसानी से निकलने नहीं दूंगा। मैं तुम्हारी इस तरह की और थ्योरीज को सुनना चाहता हूँ, ये काफ़ी मज़ाहिया हैं, मुझे सुन के अच्छा लग रहा है। लेकिन लिंडी बोलती है कि प्लीज़ प्लीज़ मुझे जाने दो यहाँ से, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। तो वो बोलता है अच्छा तुम वाकई में ये चाहती हो, तुम वाकई में मुझसे दूर जाना चाहती हो, क्या यही है जो तुम चाहती हो? तुम अब तक यहाँ पे जिंदा इसी वजह से मौजूद हो क्योंकि वो तुमसे प्यार करता है और वो सच में तुमसे प्यार करता है, लेकिन तुमने उसको कुछ नहीं दिया, इसके बदले में तुमने सिर्फ उसको धोखा दिया है। उसने तुम्हें जो है अपना डार्केस्ट डीपेस्ट सीक्रेट बताया, लेकिन तुमने उसको अपनी एनिमी की नज़र से देखा। तुम असल में उसकी दुश्मन हो, वो नहीं। तुमने उसको धोखा दिया है, उसने नहीं। उसने तुम्हें सच बताया था, तुमने इस बात का वादा करा था लिंडी, लेकिन तुमने झूठ बोला है। तो लिंडी बोलती कि प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने दो, प्लीज़ मुझे बस मार दो, मैं मरना चाहती हूँ। तो वहीं से वॉइड बोलता है कि ठीक है, अगर तुम मौत के लिए मुझसे इतनी भीख मांग ही रही हो तो वो मैं तुम्हें दे देता हूँ। लेकिन अगले पल हम देखते हैं कि वहाँ पे बॉब यानी कि सेंट्री अपने होश में आता और बोलता है कि नहीं, तुमने इस बात से वादा किया था, हमारे बीच डील हुई थी, तुमने कहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम उसको छूगे नहीं। लेकिन वहीं पे वॉइड बोलता है कि वो तब की बात थी, लेकिन अब वो मुझसे खुद भीख मांग रही है तो मैं कैसे छोड़ दूँ उसको। लेकिन सेंट्री बोलता है कि नहीं नहीं, तुम उसको हाथ नहीं लगाओगे। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि वॉइड और सेंट्री दोनों आपस में दोबारा से लड़ना शुरू हो गए, जो कि हमने बहुत पहले देखा था कॉमिक्स के अंदर। तो वहीं से वॉइड बोलता है मेरे ख्याल से अब हम एक ऐसे पॉइंट पे पहुंच चुके हैं जहाँ पे सब इस बात से अग्री करेंगे कि अगर ये तुम्हारी ज़िंदगी से चले गई तो तुम्हारी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। इसने तुम्हारी ज़िंदगी को सिर्फ कॉम्प्लिकेटेड ही बनाया और कुछ नहीं। ये तुमसे प्यार नहीं करती है अब। लेकिन वहीं से सेंट्री बोलता है कि नहीं, तुम उसको नहीं छूओगे। लेकिन वॉइड बोलता है कि एज ऑलवेज, जब मैं ये कर दूंगा तो उसके बाद तुम मेरा सिर्फ शुक्रिया ही अदा करोगे, मैं हमेशा सही करता हूँ। लेकिन सेंट्री हम देखते हैं कि वहाँ से टावर से निकलता है और दूर उड़ के चले जाता है चीखता हुआ कि नहीं नहीं नहीं। और वहीं से क्लॉक बोलता है कि आप आपने देखा मैडम कि आपसे सेंट्री कितना प्यार करता है, आप गलत थी। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे दरअसल सेंट्री यानी कि बॉब जो है वो वाकई में अपनी वाइफ से प्यार करता है, लेकिन उसका जो ऑल्टर ईगो जो उसके अंदर मौजूद है वॉइड, वो जो है इससे बहुत ज़्यादा नफरत करता है। और आपने देखा कि सेंट्री ने अभी भी बताया कि उसने वॉइड के साथ डील करी हुई थी कि चाहे कुछ भी हो जाए वो लिंडी को नहीं हाथ लगाएगा। लेकिन हम देख रहे हैं कि सेंट्री अर्थ से निकल के बाहर आ जाता है। तो वॉइड बोलता है कि आखिरकार तुम क्या कर रहे हो रॉबर्ट, तुम इस तरह से इन चीज़ों से भाग नहीं सकते हो, ये तुमने पहले भी करने की कोशिश करी थी लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ था। रॉबर्ट ये काम नहीं करेगा, मेरी बात सुन लो। लेकिन हम देखते हैं कि सेंट्री कुछ नहीं सुन रहा होता है। आखिरकार तुम ये करके क्या अकॉम्प्लिश करना चाहते हो? तुमने तो दुनिया को अपना एग्जिस्टेंस भी भुलवा दिया था, लेकिन वो भी काम नहीं किया था। तुमने इस बात को भी प्रिटेंड करा था कि मैं एग्जिस्ट करता ही नहीं हूँ। तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं इस तरह से दूर चले जाऊँगा तुमसे? तुमने तो मुझे मारने की भी कोशिश करी थी, लेकिन नथिंग, कुछ भी नहीं हुआ। मैं वापसी लौट के तुम्हारे पास तुम्हारे प्लेनेट पर आ गया। तुम तो इस प्लेनेट से निकल के भी बाहर चले गए थे, लेकिन उससे भी काम नहीं बना। और अब तुम ये कर रहे हो, ये तो मेरे ख्याल से तुम पहले भी ट्राई कर चुके हो ना। बॉब तुम आखिरकार क्या करने वाले हो? रॉबर्ट मेरी बात का जवाब दो। और इस तरह हम देखते हैं कि सेंट्री जो है यहाँ पे सूरज के करीब आ गया होता है अपने आप को मारने के लिए, और हम देखते हैं कि सेंट्री वहाँ पे अपने आप को सूरज के अंदर धकेल देता है, जिससे उसकी पूरी बॉडी इंसिंटीग्रेट हो जाती है। लेकिन वॉइड बोलता है कि रॉबर्ट ओ नहीं 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 नहीं, तुम आखिरकार अपने आप को मार के मुझसे पीछा नहीं छुड़वा सकते हो, ये तो एक एक्ट ऑफ कॉवर्ड है। तुम यहाँ पे सिर्फ मेरा पॉइंट प्रूव कर रहे हो और कुछ भी नहीं। तुम्हें तो एक हीरो बनना था ना, और मेरे ख्याल से हीरोज इस तरह का कोई कदम नहीं उठाते हैं। तुम तो एक बुज़दिलों वाली हरकत कर रहे हो। लेकिन इट्स ओके, मैं तुम्हें जज नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम्हें सिर्फ बता रहा हूँ जो तुम ऑलरेडी पहले से ही जानते हो। तो इसका मतलब तुम हीरो नहीं हो, तुम मैं हूँ, तुम एक फोर्स हो। लिंडी सही कहती थी, तुम एक किसी बहुत बड़ी चीज़ का हिस्सा हो जिसके बारे में तुम्हें अभी तक नहीं पता है। तुम गॉड हो। और रॉबर्ट मुझे बहुत ज़्यादा नफरत है तुम्हें ये सारी की सारी चीज़ें बताने में, जो कि तुम्हें ऑलरेडी पता होनी चाहिए, स्पेशली जब इन सारी चीज़ों के बाद भी तुम्हें सबको समझ में नहीं आ रही है। और हम देखते हैं कि रॉबर्ट अपने आप को जलाने की कोशिश कर रहा होता है सूरज के अंदर, लेकिन वो दोबारा रीजनरेट हो रहा होता है, उसका हीलिंग फैक्टर बहुत ही ज़्यादा तेज़ है। वहीं से वॉइड बोलता है कि ये सब कुछ काम नहीं करने वाला है, तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, बस अब बंद कर दो, इससे कुछ भी नहीं होने वाला है। तुम सिर्फ अपने आप को पनिश कर रहे हो ताकि तुम अपने आप को पनिश कर सको। अब तुम्हें जो है जाके शायद अपनी बीवी की सुन लेनी चाहिए, क्योंकि वो कम से कम कुछ सेंस तो बना रही थी, क्योंकि तुम यहाँ पे जो हरकतें कर रहे हो वो बिल्कुल सेंसलेस है। तुम यहाँ पे सिर्फ इस बात से गुस्सा हो कि वो सही कह रही थी कि तुम एक हीरो नहीं हो, और तुम कभी वो थे भी नहीं। ये अच्छी बात है कि तुम एक हीरो बनना चाहते हो, लेकिन तुम हो नहीं। आखिरकार इस दुनिया के अंदर कौन ऐसा शख्स है जो कि सुपर हीरो नहीं बनना चाहता है? ऐसा कौन इंसान है जिससे दुनिया प्यार नहीं करना चाहती है? लेकिन अफसोस के साथ वो तुम नहीं हो। और इंस्टेड ऑफ फाइटिंग मी, तुम्हें जो है मुझसे लड़ना नहीं चाहिए, बल्कि मुझे ज्वाइन कर लेना चाहिए। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि तुम्हें जो है अपने आप को किसी जगह पे लॉक कर लेना चाहिए, और तुम बैठ के इस बारे में देखो कि तुमने सेंट्री बन के आखिरकार अकॉम्प्लिश ही क्या किया है। तुमने कुछ अकॉम्प्लिश नहीं किया है, तुम नथिंग हो, तुम्हारी वजह से कुछ नहीं हुआ है। तुमने बस आज तक जिस चीज़ को भी हाथ लगाया वो सिर्फ एक मैस के अंदर बदल गई है, और आगे जाके भी जो तुम करते रहोगे उसके जरिए लोगों को सिर्फ नुकसान ही पहुंचेगा। तुम कहीं छुप जाओ, तुम कहीं भाग जाओ, तुम्हें बस इतना ही करना है कि तुम कहीं पे जाके आराम से बैठ जाओ और मुझे मेरा काम करने दो, उसमें दखल अंदाजी मत करो। क्या तुम वाकई में कुछ करना चाहते हो? क्या तुम चाहते हो कि दुनिया में तुम्हारा इम्पैक्ट हो? तो ये सब मुझे करने दो। मैं इसको पहले भी कर चुका हूँ और मैं जानता हूँ ये सब चीज़ें कैसे करनी है।
और मैं जो कुछ भी करूँ आखिर में शायद कहीं ना कहीं जाके कुछ ना कुछ उसमें अच्छाई तो नजर आ ही जाएगी। हाँ, ये बहुत ही मैसी चीज़ है क्योंकि ये है गॉड का तरीका। और इस तरह हम देखते हैं कि सेंट्री वापसी अर्थ के ऊपर पहुंचता है, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि अब वो सेंट्री लौट के वापसी नहीं आया है बल्कि वॉइड आया है। वॉइड जो है सेंट्री को इस बात पे कन्विंस कर रहा है कि वो अपनी बॉडी छोड़ दे और वॉइड के हवाले कर दे मुकम्मल तौर पे। और इस तरह हम देखते हैं कि न्यूयॉर्क सिटी के ऊपर वॉइड का साया छाया हुआ है। टू बी कंटिन्यूड।